Hello students, welcome to CAC Paris Academy. Today's date is 23rd of June 2025. So let's start with our newspaper analysis. So students, अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए @CACP_Assam. Students, there is an announcement for you that if you want a boost from CACP IAS Academy, अगर आपको CACP IAS Academy से हेल्प चाहिए आपके मेंस को क्लियर करने के लिए, जो कि आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे रिसेंटली, CACP IAS Academy is there to help you in every way. CACP के पास मेंस क्रैश कोर्स है. ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको एथिक्स के लिए सिर्फ एथिक्स बैच को ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे बैच ज्वाइन करना है तो आप वो कर सकते हैं. अगर आपको GS5 ज्वाइन करना है आप वो भी कर सकते हैं सेपरेटली. ऑलराइट, सो फॉर फर्दर डिटेल्स यू जस्ट कॉन्टैक्ट इन आवर नंबर. So these are the topics that today we will be discussing. That is total 5 topics. The first topic, it is your Shraddhanjali scheme, transgender community, Urpad bill and Hasila bill. So what are these? You can see here this is an amalgamation of different topics. That means these topics have been discussed or taken decisions on them by the Assam State Cabinet. Alright, so one by one we will see about this scheme and what decisions has been taken. The first one is Shraddhanjali scheme. So what is this scheme? The objective of the scheme is कि repatriation of bodies, मतलब जो इंसान जो असम के रेसिडेंट थे, अगर वो मारे गए हैं या फिर मर गए हैं, वो दे हैव डाइड आउटसाइड द स्टेट, तो उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको वापस लाने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाएगा, दैट विल कम अंडर द श्रद्धांजलि स्कीम, स्पेशली द माइग्रेंट वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स. इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय असम पुलिस स्पेशल ब्रांच with DIG level officer in charge, and this Assam Police Special Branch will act as the nodal agency. So what does this signify? It signifies कि जो जिनका डेथ हुआ है स्टेट का, अगर वो बाहर मर गए हैं तो उनको उनका रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी प्रोवाइड किया जाएगा बाय द स्टेट. ऑलराइट, नेक्स्ट, which will reduce bureaucratic delay and emotional trauma for bereaved families. कि वो जो बॉडी है उनका वो वापस लाने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ब्यूरोक्रेटिक डिले होगा, उससे ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा लोगों का ज़्यादा इंक्रीज़ होता है. सो उसको डिक्रीज़ करने के लिए ये स्टेप लिया गया है. एंड इट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आउट माइग्रेंट वर्कर्स. जो आसाम से बाहर जाके वो काम करें, उनके कंट्रीब्यूशंस को आसाम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं. Next is about transgender community declared as SEBC, socio-economically backward classes. So the context is in line with Supreme Court's NALSA judgment. Now what is this NALSA? NALSA stands for your National Legal Services versus Union of India. तो ये जो केस था सर्विसेज अथॉरिटी NALSA. ऑलराइट, तो इस केस में क्या हुआ, जो ट्रांसजेंडर है उनको थर्ड जेंडर बोल के उनको डिक्लेयर किया गया, एंड दे हैड बीन अफर्म्ड फंडामेंटल राइट्स बाय द कोर्ट. सो व्हाट इज द प्रोविजन अबाउट इट कि द ट्रांसजेंडर इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स डिक्लेयर्ड एज SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, तो जो कि अंडर OBC के कैटेगरी में आने के लिए वो अभी उपयुक्त होंगे. ट्रांसजेंडर ID कार्ड्स टू बी इशूड अपॉन प्रूफ ऑफ नेटिविटी, और उनको रिजर्वेशन क्राइटेरिया में इंक्लूड किया जाएगा इन फर्दर प्रोसेस. सो व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन? द इम्प्लीकेशन इज एन एफर्मेटिव एक्शन कि जो हमारे DPSP जो कहते हैं, जो डिप्राइव्ड क्लासेस है उनको एक थ्रस्ट देने के लिए स्टेट्स को कुछ प्रोविजंस लेने चाहिए, एफर्मेटिव एक्शंस लेने चाहिए. सो दिस इज़ वन ऑफ द एफर्मेटिव एक्शंस. और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी. ठीक है, तो जैसे कि मेल और फीमेल है वैसे ट्रांसजेंडर को भी एक आइडेंटिटी के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा. सो द नेक्स्ट इज़ अबाउट प्रोपोज रिजर्व फॉरेस्ट कि उर्पाद बिल और हसीला बिल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित नहीं किया गया है, बट दे विल बी नोटिफाइड इन फ्यू डेज दैट उर्पाद बिल एंड हसीला बिल विल बी द रिजर्व फॉरेस्ट. So let's see about the Urpad bill here. So you can see the picture of Urpad bill. So Urpad bill is located in Gwalpara district of Assam, and it is one of the largest natural wetland in the lower Assam. Lower Assam region में ये सबसे बड़ा natural wetland है, and it gives a very vast array of, it has the vast array of aquatic flora and fauna.
जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स का आना देखा जाता है हर साल, और फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ भी वहाँ पर इंक्लूडेड है। और अगर आप जैसे कि कुछ नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ है एज़ पर IUCN, तो जैसे कि लेसर एड्यूटेंट स्टॉर्क वहाँ पर देखने को मिलता है, कॉटन पिग्मी गूज और वाटरफाउल्स और वेडर्स, दे आर वेरी मच सिग्निफिकेंट इन दैट रीजन। सो आप उर्पद बिल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड ऑल्सो द हसीला बिल विल ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट इन फ्यूचर। द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट असम PGI एडुकेशन। PGI इज़ योर व्हाट, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अभी एक असम ने इंडेक्स निकाला है PGI 2.0, दिस इज़ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स अबाउट द एडुकेशन। सो लेट्स सी, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मेंस में एज एन इंग्रेडिएंट कंटेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो PGI क्या है? PGI एक ऐसा इंडेक्स है जिसका ऑब्जेक्टिव है एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एडुकेशन, कि स्कूल एडुकेशन जो है उसके क्वालिटी को कैसे एनहेंस किया जाए, उसके ऊपर ये आधारित है। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एडुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन। स्कोप क्या है? द टोटल स्कोर इज़ 1000 पॉइंट्स अक्रॉस 73 इंडिकेटर्स। ये एक ट्रिवियल है, ये अगर आप ना पढ़ो तो भी चलेगा, पर इसके ऑब्जेक्टिव आउटकम क्या होगा? लर्निंग आउटकम, एक्सेस एंड इक्विटी। लर्निंग आउटकम का मतलब कि बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं वो जो एडुकेशन मिलता है क्या दैट इज़ प्रोडक्टिव और नॉट, क्या उनका जो आउटकम है वो स्किलफुल है कि नहीं है। एक्सेस, तो एडुकेशन कितना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है और वो कितना ज़्यादा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इक्विटी का मतलब है जिनको ज़रूरत है एडुकेशन की, हेल्प के, थ्रस्ट की, तो उनमें ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। और जो अपने से अपने आप को ठीक कर रहे हैं स्कूल्स, तो उनको फोकस अगर वो कंपैरेटिवली कम दे तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को वो ठीक कर रहे हैं। तो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, गवर्नेंस प्रोसेसेस में ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट जो है टीचर के एडुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाएंगे। ऑलराइट, सो दिस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस PGI is it aligns with National Education Policy 2020 and Sustainable Development Goal 4, that is quality education. So now अगर हम असम के स्कोर अगर देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए तो ओवरऑल PGI क्या है, तो ये असम का स्कोर है। तो ओवरऑल PGI स्कोर इट इज़ 461 to 520, जो कि 10th फ्रॉम बॉटम है, विच इज़ अ पोर नेशनल स्टैंडिंग फॉर एन इंडियन स्टेट। सो एक्सेस में अगर देखते हैं ये कम हुआ है पिछले साल का PGI से, तो 50.2 था वो 46 हुआ है। सो वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट्स असम अपने स्कूल एडुकेशन में है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, पर फिर भी वो नेशनल एवरेज से कम है। टीचर ट्रेनिंग वो 52 है, वो मार्जिनली बेटर देन मेघालय में और भी ज़्यादा ख़राब है। सो मेघालय स्कोर द लोएस्ट, तो मेघालय से बेटर है असम, पर फिर भी चंडीगढ़ टॉप करता है, तो बाकी के इंडियन स्टेट्स से असम बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो नेक्स्ट इज़ US ईरान न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो शायद आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि जून 23 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं एंड इट डिस्ट्रॉयड 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। कौन कौन से 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़? द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इन फोर्दो, नतान्स एंड इस्फहान, इन तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है। और US ने इस स्ट्राइक को जस्टिफाई किया है कि ये नेसेसरी था, क्योंकि ईरान के साथ जो US का डिप्लोमेसी, अब ईरान का डिप्लोमेसी वो एक फेल्ड डिप्लोमेसी है, और ईरान वर्ल्ड के लिए एक ग्रोइंग थ्रेट है, स्पेशली फॉर द US। एंड US क्लेम द मिशन वॉज लिमिटेड इन स्कोप एंड नॉट ओपन एंडेड। मतलब लिमिटेड इन स्कोप मतलब उनको सिर्फ वही क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना था, न्यूक्लियर बेसिस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना था, वही उनका पर्पस था, ना कि ओपन एंडेड, ना कि कुछ एस्केलेशन, कुछ को प्रोवोक करने के लिए कुछ नहीं था। सो एक्टेड विदाउट कांग्रेशनल एंड UN ऑथराइजेशन। तो US जो है वो अपने ये यूनिलेटरली वो चीज़ US ने किया है विदाउट एनी ऑथराइजेशन ऑफ द अथॉरिटीज़। सो ईरान ने इस अटैक को कंडेम किया है, ज़रूर वो क्यों नहीं करेगा, अपने फैसिलिटीज़ में, अपने कंट्री में अटैक हुआ तो डेफिनेटली इट विल कंडेम। इट डिक्लेयर्ड डिप्लोमेसी ओवर थ्रेट एंड रिटेलिएशन, कि ईरान ने अभी ये थ्रेट दिया है कि US को कि अभी वो डिप्लोमेसी को छोड़ के वो अभी एक रिटेलिएट वो ज़रूर करेगा। ऑलराइट, तो इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया का? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें इंडिया का देखना कि ईरान के साथ अगर वार हो जाए
जो हो रहा है, जैसे कि आप नेक्स्ट न्यूज़ में देखोगे अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसको ईरान ने ब्लॉक करने के लिए, ईरान तत्पर है, वो करेगा ब्लॉक, ठीक है। तो वो जो है ये जियोपॉलिटिकली इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है ईरान के साथ एक डीप सिविलाइजेशन टाई इंडिया का था, उसके साथ इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जो कि रिसेंटली डेवलप किया गया है अबाउट द चाबहार पोर्ट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, जो MOU साइन हुए हैं ईरान के साथ, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके, इंडिया जो है वो US के साथ भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है अंडर द इनिशिएटिव्स लाइक क्वाड। वहाँ पर इंडिया ईरान के साथ भी रिलेशंस अच्छा है और इंडिया US के साथ भी रिलेशंस अच्छे हैं। ऑलराइट, तो अगर इन दोनों कंट्री के बीच अगर घमासान कुछ हो जाए तो दिट विल डिसरप्ट द ऑयल सप्लाई फ्रॉम ईरान विच विल affect India's import, India's domestic inflation also. Alright, it will create instability in the Gulf region. Alright, also India का one of the largest diaspora is in Iran, तो वहाँ के लोग vulnerable conditions में चले जाएंगे during such escalations. तो इंडिया को अभी तुरंत कुछ quick evacuation facility and diplomatic outreach करना होगा और वो इंडिया कर रहा है। Now next news is related to the above news, that is ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, कि ईरान पार्लियामेंट ने ये प्रपोज किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज कर देना। तो लेट्स सी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है एंड इट गिव्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ईरान एंड द मिडल ईस्ट टू द अरेबियन सी एंड अल्टीमेटली विथ इंडिया। सो वर्ल्ड का पूरा 20% ग्लोबल पेट्रोलियम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो पास होता है। तो अगर इस जगह को क्लोज कर दिया जाए तो ये ट्रेड रुक जाएगा। और इंडिया का अगर आप देखते हो, इंडिया का 80% ऑफ ऑयल रिक्वायरमेंट इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता है। सो इसीलिए इंडिया ने नेगोशिएट किया है, डीएस्केलेट करने की कोशिश इंडिया अभी कर रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ एंड द लास्ट फॉर टुडे, दैट इज़ INS तमाल। सो INS तमाल जो है इट इज़ सेट टू कमीशन इन द इंडियन नेवल फोर्स, इंडियन नेवल सर्विसेज ऑन जुलाई 1, 2025। सो देखिए, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ INS तमाल। सो ये इंडिया का सबसे लास्ट, मतलब आखिरी एक बाहर कंस्ट्रक्ट किया गया एक नेवल शिप होगा। ऑलराइट, जो कि एक स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है। मल्टी रोल का मतलब है कि ये सरफेस में भी अटैक कर सकता है थ्रू द ब्रह्मोस मिसाइल। इट कैन अटैक इन द एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, उसके साथ वो एंटी सबमरीन मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं अंडर द वाटर, ठीक है। सो इट इज़ द लास्ट इंडियन वॉरशिप टू बी कंस्ट्रक्टेड अब्रॉड, और इसी में 20% जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया का इंडिजीनियस कंपोनेंट्स है। ऑलराइट, सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ INS तमाल। आई होप यू विल सी इट। हम यहाँ पर कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे कि स्टेल्थ फ्रिगेट क्या है। तो स्टेल्थ फ्रिगेट आर वॉरशिप्स डिजाइन टू अवॉइड डिटेक्शन यूजिंग रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, कि जैसे कि हम कोई भी एरोप्लेन हो, फाइटर जेट हो, शिप्स हो, सबमरीन हो, उनको रडार से हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो अगर वो एक स्टेल्थ फ्रिगेट है तो एक ऐसे वॉरशिप होगा कि उसको रडार द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड इट हैज़ यूनिक शेप्स टू मिनिमाइज रडार, इंफ्रारेड एंड acoustic and other signatures. नेक्स्ट ये जो है INS तमाल, इट इज़ जो रशिया का वो क्रिवक या फिर टसिल क्लास का है। तो ये क्लास ऑफ फ्रिगेट है, वॉरशिप है, जो रशियन असिस्टेंस से इंडिया ये ग्रेजुअली इंडिया में अभी वो मॉडल बनाएगा, विच इज़ जनरली बिल्ट इन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ऑलराइट, और ये INS तमाल है वो कमीशन होगा इंडिया का वेस्टर्न नेवल कमांड। देखिए, प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि इंडिया INS में स्वॉर्ड आर्म किसको कहा जाता है, दैट विल बी द वेस्टर्न नेवल कमांड। ओके, कि स्वॉर्ड आर्म कहा जाता है वेस्टर्न नेवल कमांड को। एंड लास्टली इट इज़ द ब्रह्मोस मिसाइल। ये आप सब लोग जानते हो कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया ने मिलके बनाया था। ओके, सो दिस आर द टू क्वेश्चंस, वन इज अबाउट स्टेट ऑफ हॉर्मूज एंड द अदर वन इज अबाउट INS तमाल. So do attempt this question and get back in the comment section. So students, last but not the least, कि every day from 17th of June we are discussing APSC mains topics. सिलेबस से हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर सीइंग कि इंटरलिंकिंग विद डिफरेंट पेपर्स, तो कैसे आप उनको इंटरलिंक करोगे, ठीक है। तो आप हमें आज भी ज्वाइन करने के लिए मत भूलिए। आज का डेट है 23rd of June, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस लाइव फ्रॉम 6 PM to 7 PM.
So thank you so much. We will discuss on various topics in the next session. Till then, take care.